तो लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में पढ़ा था कि कैसे कंपनी के करप्शंस को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है उनके ऊपर हल्का सा कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर के आती है, जिसके थ्रू की काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे आते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो जब हमने उसमें लास्ट पॉइंट में ये पढ़ा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहता है उनके पास उनको ये कहा जाता है 1773 के एक्ट के अंदर कि उनको अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है तो वो लोग देख करके और अचंभित रह जाते हैं कि मतलब बहुत पैसा है, और जहां पे उनको ये दिखा कि बहुत पैसा है तो उनको ये रियलाइज होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो और कंट्रोल इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर करना होगा, ठीक, क्योंकि वेल्थ एनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा पैसा इन लोग इंडिया में कमा रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि मतलब अगर लेमन सेंस में कहा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि तुमने बहुत मजा मारी, अब हमारी है बारी, और हमारी है बारी के में वो ले करके आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था वो बेसिकली एक और स्टेप था टुवर्ड्स गेटिंग कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाने का एक तरीका था, और हम पढ़ेंगे अभी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के क्या क्या प्रोविजंस थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पहला जो उन्होंने ये प्रोविजन डाला वो ये कहा कि कॉमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो द पिट्स इंडिया एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल अफेयर्स एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स। मतलब कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल अफेयर क्या होगा और उसका पॉलिटिकल अफेयर्स क्या होगा, इन दोनों को सेपरेट किया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। उसने दूसरा प्रोविजन जो दिया वो ये कहा कि कॉमर्शियल अफेयर जो है कंपनी का, इसे देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हमने लास्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमने उसमें भी पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो कि इस कंपनी को जो चला रहा था। तो 1784 का जो एक्ट आया उसने कहा कि कॉमर्शियल अफेयर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा और पॉलिटिकल अफेयर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और यह है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक, तो कॉमर्शियल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, सीओडी और बीओसी हमने समझ लिया। उसने बोर्ड ऑफ, तो एक तरीके से ये क्या हुआ, ये एक तरीके से डबल गवर्नमेंट हो गई, डबल गवर्नमेंट माने दो गवर्नमेंट, एक हो गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द कॉमर्शियल अफेयर और एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू लुक आफ्टर द पॉलिटिकल अफेयर्स, और इसी को कहा गया डबल गवर्नमेंट। तो कभी क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि विच एक्ट प्रोवाइडेड डबल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद उसने ये कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, this will look after the political, civil, military
या कभी कभी रेवेन्यू भी, रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश, ये पॉइंट, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो इन्होंने बहुत शानदार तरीके से क्या किया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये क्या करता कि ये करेगा कि दिस विल सुपरवाइज, ये देख रेख रखेगा पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यानी ब्रिटिश की जो भी पोजेशंस भारत में हैं उन सब के पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को ये सुपरवाइज करेगी ये बॉडी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 2-3 पॉइंट्स जो थे कि एक तो ये कि पिट्स इंडिया एक्ट बीओसी बनाया, सीओडी बनाया, डबल गवर्नमेंट हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू लुक आफ्टर द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। लेकिन अगर देखें तो इस एक्ट ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें की। पहली ये कि इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया टर्म ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक, ब्रिटिश पोजीशन, अभी तक क्या था कि जो ये आपका जो भी टेरिटरी इंडिया में थी इसको नाम दिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि ये जितनी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी होल्ड कर रही थी उसको इन्होंने ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कह दिया। तो मेजर जो चेंज आया इस एक्ट से वो ये आया कि दिस वाज, पहला तो ये कि ये ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया हो गया। ठीक, दूसरा ये हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, यानी थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन्होंने पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की जो कोई भी अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो भी इन्होंने अपने पास ले ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि पिट्स इंडिया एक्ट ने कॉमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर्स को डिफरेंशिएट किया। कॉमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इस प्रकार के सेटअप को डबल गवर्नमेंट कहा गया। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल सुपरवाइज द पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक, होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनीज पोजीशन इन इंडिया, बट थ्रू दिस एक्ट उन्होंने इसको ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कह दिया। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 2 मेन पॉइंट जो आया बाहर वो ये कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फुल कंट्रोल बना लिया थ्रू बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा कंपनी द्वारा एक्वायर की गई जितनी भी टेरिटरी भारत में थी उसको उन्होंने ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कह दिया। तो एक तरीके से ये कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल बनाने की कोशिश इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने की। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट तो हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब चूंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया इंडिया के ऊपर, तो ये ले आते हैं फिर उसके बाद अब फर्दर, क्योंकि अब इनको धीरे 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 क्या करना है ना कि उधर नेपोलियन पीट रहा था यूरोप में और इनके पास हो गई थी पैसे की कमी। क्यों? क्योंकि नेपोलियन एक कॉन्टिनेंटल पॉलिसी लेकर के आया था। कॉन्टिनेंटल पॉलिसी में उसने क्या किया था कि ब्रिटिश के साथ तो उसका झाम चल ही रहा था, तो वो ये चाह रहा था कि हम ब्रिटिश को, अगर ब्रिटिशर्स को
की बैकबोन को तोड़नी है तो उनके ट्रेड को तोड़ दो। और जब ब्रिटिशर्स का ट्रेड टूट जाएगा तो वो उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, तो फिर उसके बाद से उन पे हमला करना और आसान होता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी आने की वजह से इनका, चूंकि यूरोप के साथ नेपोलियन रोक देता है ब्रिटिशर्स का ट्रेड, कि ब्रिटिशर्स विल नॉट ट्रेड विद द यूरोप, तो ब्रिटिशर्स के पास पैसे की कमी, ट्रेडर्स, उनके बिजनेसमैन परेशान होने लगते हैं। तो फिर ये एक एक्ट लेकर के आते हैं, चार्टर एक्ट 1813। ठीक, जब पूरे यूरोप में मार खा गए ब्रिटिशर्स, तो अब ले दे करके उनके पास ट्रेड करने के लिए केवल एक ही एरिया बचा था, वो था इंडिया। और इंडिया में ट्रेड कौन कर रहा है? इंडिया में ट्रेड कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रॉयल चार्टर लिया हुआ था पहले ही आने से पहले, कि हमारे अलावा इंडिया में कोई और ट्रेड करेगा नहीं, ब्रिटिशर्स। तो उसमें संशोधन करने को, और वहां ऐसा तो है नहीं कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ऐसी थी जो ट्रेड करती थी, लेकिन इंडिया में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो उस को चेंज करने के लिए ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लेकर के आते हैं। और उस चार्टर एक्ट में पहला पॉइंट जो ये ऐड करते हैं कि दिस एक्ट विल एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। पूरा यूरोप से ट्रेड डिस्ट्रॉय होने की वजह से, नेपोलियन के कारण, वहां के बिजनेसमैन अब प्रेशर बनाने लगे कि यार ऐसे थोड़ी होगा कि वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा बढ़िया फूल रही है और हम लोग यहां पर डिस्टर्ब हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाते हैं, और वो कहते हैं कि आज के बाद ये जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी टू ट्रेड विथ इंडिया, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब जिसका मन हो ब्रिटेन से, वो जाकर के वहां पर ट्रेड कर सकता है। अब ये बात थोड़ा सा ब्रिटिशर्स, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, इनको खराब लग जाती है। ये हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे कर रहे हैं, हम तो बर्बाद हो जाए, इतना प्रॉफिट आ रहा था हमको। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है, जब इतना हाथ जोड़ रहे हो तो ट्रेड इन टी, माने चाय को लेकर के जो ट्रेड होगा, एंड ट्रेड विथ चाइना, ये इंटैक्ट रहेगा। मतलब इंडिया के साथ तुम्हारी मोनोपोली जो है वो तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी तुमको हम टी में, मतलब इंडिया के साथ टी में जो ट्रेड होगा वो सिर्फ तुम करोगे, और चाइना के साथ तुम ट्रेड कर सकते हो, मोनोपोली। तो इन दो जगहों को छोड़ करके, यानी ट्रेड इन टी इन इंडिया एंड ट्रेड विथ चाइना, इसमें उनको मोनोपोली दी गई। बाकी और भी जितने, जैसे सिल्क हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, इन सारे जो अदर गुड्स थे, इनमें ट्रेड में जो मोनोपोली इनको पहले थी वो चीज खत्म कर दी गई। ठीक, फिर अब ब्रिटिशर्स को यह लगने लगा कि यार देखो, यूरोप बहुत डिस्टरबेंस में चल रहा है पूरा, ठीक है, और जब यूरोप पूरे डिस्टरबेंस में चल रहा है तो इस समय इनके पास सबसे रिच जो कॉलोनी थी वो थी इंडिया, जहां से वो बढ़िया पैसा कमा रहे थे। और चूंकि वो अब वहां के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व होने लगे थे ब्रिटिशर्स, तो उनको ये लगता है कि ऐसा है कि अब वहां पर हमें लोगों को अपने हिसाब से एजुकेट करना पड़ेगा। वहां के कल्चर में, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि पहले आप सोसाइटी को अपने अंडर में लीजिए, फिर वहां की पॉलिटिक्स को आप अपने अंडर में लीजिए,
फिर आप वहां पर अपने आप ही इकोनॉमिकली सस्टेन कर जाएंगे। कैसे? आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो हिंदुत्व वाला जो उनका एजेंडा है उसको उन्होंने सोसाइटी लेवल पर इंप्लीमेंट किया, सबको राष्ट्र, एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई और उनको ये फील कराया कि हम ही हैं जो नेशनलिस्ट हैं, बाकी सब नहीं है। तो सोसाइटी उनके साथ हुई। जैसे ही सोसाइटी उनके पास हुई तो वो पॉलिटिकली पावर में आ गए, और जब वो एक बार पॉलिटिक्स में पावर में आ गए तो फिर तो वो अब उनसे बड़ी पार्टी पैसे में किसी का है ही नहीं। आप जा करके उनका ऑफिस देखिए, बीजेपी ऑफिस ल्यूटियन में 5 स्टार होटल से कम नहीं है वो। तो ये हुआ। तो अब इनको क्या लगता है कि इसी प्रकार पहले अगर हमें इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो वहां के लोकल लोगों के साथ हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लोकल लोग इन्वॉल्व कैसे होंगे? जब हम उनको एजुकेट करें अपनी एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है। तो वो क्या करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को सेंड करते हैं इंडिया में। तो अराइवल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज का अराइवल होता है और इनको 1 लाख पर ईयर दिया जाता है टू एजुकेट इंडियंस। तो क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगी, सोसाइटी में घुलेंगी मिलेंगी, 1 लाख रुपए पर ईयर दिया जाएगा कि आप इंडियंस को एजुकेट करिए हमारे हिसाब से। ठीक है। और फिर ब्रिटिश को कहती है कि तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा जो रूल है इंडिया में, इसको 20 साल के लिए और एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी कि 20 ईयर एक्सटेंशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। मतलब 20 साल तुम और आगे एक्स्ट्रा राज कर सकते हो। और एक पॉइंट क्या ऐड करते हैं कि जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल गवर्नमेंट, इनको राइट रहेगी, इनका अधिकार रहेगा राइट टू इंपोज टैक्स। ठीक। तो लोकल गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसको राइट रहेगा टैक्स इंपोज करने का, और साथ ही साथ जो टैक्स न दे उसे पनिश भी करने की राइट इनको मिलती है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को हम एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चूंकि नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल पॉलिसी के तहत यूरोप के साथ ब्रिटेन का ट्रेड रोक दिया था, इनको ट्रेड करने के लिए कोई जगह थी नहीं और इनके पास एक कॉलोनी थी जो सबसे ज़्यादा रिच, जो सबसे ज़्यादा इनके लिए रिसोर्सफुल थी, वो थी इंडिया। लेकिन इंडिया में क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली होने के कारण वहां पर कोई और कंपनी जाकर के ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत इन्होंने सबसे पहले मोनोपोली एंड किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना ये अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मतलब एग्जिस्ट कर रही थी, ये नहीं छीना गया उनसे। फिर उसके बाद वहां की सोसाइटी में घुलने मिलने के लिए और वहां पर, ताकि एक सीमलेस और एक इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस कराया गया। 1 लाख रुपए पर ईयर पैसा भेजा जाने लगा कि आप इंडियंस को हमारे हिसाब से एजुकेट करिए, हमारे टाइप की एजुकेशन दीजिए ताकि वो हमारे बारे में और अच्छे से समझ पाए। 20 ईयर का यानी 20 ईयर्स एक्सटेंशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि 20 साल तक आप अभी और रूल कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो भी इंडिया में है उसको राइट दिया गया टू इंपोज टैक्स, और अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो आप उसे पनिश भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और जब कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने लगी
तो फिर उसके बाद फर्दर अपनी कंट्रोल को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1853, एक्ट ऑफ 1858 तक कंपनी का रूल रहता है। कंपनी रूल 1858 तक कंपनी, ये जो 20-20 साल बढ़ाया जा रहा है, तो 1858 तक कंपनी का रूल रहता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद 33 आया, 1853 आया, 1858 आया, ये सारे के सारे जो भी एक्ट्स आए इन्हें हम फर्दर आगे डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।